गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 23 मार्च और आज के इस सेशन में 23 मार्च से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में। एलिवेट का जो 26वां संस्करण है ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली, दुबई, दावोस या फिर पेरिस? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है कि रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आगामी परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है रानी रामपाल के नाम पर। नाम क्या कर दिया गया है? तो याद रखेंगे रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नया नाम कर दिया गया है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रायबरेली स्टेडियम का नया नाम होगा हॉकी स्टेडियम का। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे रानी रामपाल का संबंध है हॉकी से, यानी कि ये भारत की काफ़ी अच्छी हॉकी प्लेयर हैं। रानी रामपाल को आप सभी पिक में देख सकते हैं और यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं रानी रामपाल। आगे डिस्कस करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर में। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण 23 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली के किस स्टेडियम में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये टोक्यो में होगा, टोक्यो यानी कि जापान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम क्या रखा है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि नीरज चोपड़ा के नाम पर किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि उस राज्य में एक स्टेडियम बनाया जाएगा। किसके नाम पर? नीरज चोपड़ा के नाम पर। इसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में। आगे डिस्कस करेंगे कुछ परीक्षा उपयोगी, जैसे कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो याद रखेंगे ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहाँ पर? तो याद रखना है राउरकेला। पूछा जा सकता है एग्जाम में आप सभी से। नेक्स्ट पिक है, देख सकते हैं आप सभी, आई होप समझ गए होंगे ये किसकी पिक है। तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? तो याद होगा आप सभी को ये जयपुर में बनाया जा रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तीसरे की बात कर ली तो पहला भी देख लेते हैं। तो दुनिया का जो पहला क्रिकेट स्टेडियम है सबसे बड़ा, इसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये कहाँ पर है? तो ये आता है भाई गुजरात में। याद रखेंगे आप सभी। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम से एक फैक्ट आपको बहुत ज़रूरी है जो कि याद रखना है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। पूछा जा सकता है इस ट्रॉफी को किसने जीता है? तो भारत ने जीत लिया है। फाइनल कहाँ पर हुआ था? तो इसी स्टेडियम में खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। भारत ने फाइनल में किसको हराया था? तो भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की। ट्रॉफी पूछी जा सकती है, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। आगे डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख स्टेडियम, जैसे कि अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये आता है दिल्ली में। इसके पहले किस नाम से जानते थे? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जानते थे। होलकर स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। ईडन गार्डन स्टेडियम ये कोलकाता में आता है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की पीडीएफ बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ के अलावा यहाँ पर आपको करंट अफेयर से संबंधित अपडेट भी दिया जाता है और साथ ही में जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्विज भी आपको कराए जाते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है।
अगला सवाल है कि बॉम्ब चक्रवात निम्न में से कहाँ पर जमकर इसने तबाही मचाई है। तो फ्रेंड्स, बॉम्ब चक्रवात आ गया है कहाँ पर, ये आया है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में स्थित एक राज्य है। आगे मैप में चर्चा करेंगे कैलिफोर्निया के बारे में। तो कैलिफोर्निया में आ गया है बॉम्ब चक्रवात जिसने काफ़ी तबाही मचाई है। कैलिफोर्निया की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैलिफोर्निया। यह है अमेरिका और अमेरिका में ही एक राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। आगे डिस्कस करेंगे चक्रवात से ही संबंधित करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि कुछ समय पहले चक्रवात फ्रेडी कौन सा देश प्रभावित हुआ था इससे फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे मलावी। मैप में आप सभी देख सकते हैं, लोकेशन पूछी जा सकती है कि ये किस महाद्वीप में स्थित देश है, तो ये आता है अफ्रीका महाद्वीप में। फ्रेडी चक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित यही हुआ था। चक्रवात ग्रेवियल किस देश से संबंधित है, तो ये न्यूजीलैंड में आया था। चक्रवाती तूफान को चक्रवात मंडोस नाम किसने दिया था, संयुक्त अरब अमीरात ने। चक्रवाती तूफान को आसानी नाम किसने दिया था, श्रीलंका ने। अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश के तट से टकराने वाले चक्रवात सितरंग का नाम किसने रखा था, थाईलैंड ने। खबरों में रहा नान मडोल क्या है, तो ये एक तूफान है जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा था। अगला सवाल है कि अफ्रीका भारत सैन्य अभ्यास F-23 कहाँ शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये अफ्रीकी देशों और भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन किया जा रहा है पुणे में। यानी कि ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये भारत में ही हो रहा है। डिस्कस कर लेते हैं आगे लेटेस्ट करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो जनरल मनोज पांडे हैं। भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास फ्रेंड-इंजेक्स 23 कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हाल ही में तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया था। द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन किया गया था जापान में। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट हुआ, मिस्र की सेना के साथ। भारत अमेरिका अभ्यास तर्कस कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन किया गया था चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन वे इंडिया 2 मिशन कौन लॉन्च करेगा। तो फ्रेंड्स, ये मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे लॉन्च करने वाला है इसरो। डिस्कस करेंगे इस मिशन के बारे में डिटेल से। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 26 मार्च को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से वन वे इंडिया 2 मिशन लॉन्च करेगा। डिस्कस कर लेते हैं इस मिशन के बारे में। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक वाणिज्यिक समझौते के तहत इसरो यूके स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड के 72 उपग्रहों को लॉन्च करेगा और इन्हें पृथ्वी की निचली कक्षाओं में स्थापित करेगा। 72 उपग्रहों में से आप सभी को याद होगा कि 23 अक्टूबर 2022 को 36 उपग्रह इसरो द्वारा लॉन्च कर दिए गए थे और 26 मार्च को यानी कि 2023 को से 36 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। किससे लॉन्च होंगे, तो याद रखेंगे LBM-3 प्रक्षेपण यान से इनकी लॉन्चिंग की जाएगी। कब, तो 26 मार्च 2023 को। अच्छा, इन उपग्रहों का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे उपग्रह दुनिया के कोने कोने में अंतरिक्ष आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इनका जो संबंध है ना, वो इंटरनेट से संबंधित है। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में। हाल ही में इसरो ने INS 2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया, भूटान में। 41 वे इंटरनेट उपग्रह किस रॉकेट से प्रक्षेपित किए गए थे, फाल्कन 9 से। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिरा दिया था, प्रशांत महासागर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा से कौन सा उपग्रह प्राप्त हुआ है, तो उसका याद रखेंगे निसार नाम है इसका, जिसे किसने विकसित किया है, तो इसरो और नासा का ये संयुक्त मिशन है जिसका नाम है निसार। इसरो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 में होती है। मुख्यालय बेंगलोर में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो ये 3 पॉइंट तो बेसिक से हैं, आप सभी को याद होंगे। अगला सवाल है कि किस राज्य में उगादि एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। डिस्कस कर लेते हैं इस उत्सव के बारे में। तो देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में व्यापक रूप से मनाया जाने वाला नव वर्ष का त्यौहार उगादि, जिसे युगादि के नाम से भी जाना जाता है, यह दिन हिंदू महीने, याद रखेंगे, हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन पड़ता है और आमतौर पर यह मार्च या अप्रैल में होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, ऐसा माना जाता है। युगादि नाम की संस्कृत शब्द युग, जिसका मतलब होता है उम्र, और आदि का मतलब होता है प्रारंभ, यानी कि एक नए युग की शुरुआत से लिया गया है। आगे और इसके बारे में याद रखेंगे कि 12वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ भास्कर आचार्य ने उगादि को नए साल की शुरुआत के रूप में पहचाना था। आगे डिस्कस कर लेते हैं परीक्षा उपयोगी। जैसे कि नवरेह जो फेस्टिवल है ये किससे संबंधित है, तो ये पारसी नव वर्ष से संबंधित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में होता है। ओणम कहाँ पर मनाते हैं, केरल में। नुआखाई याद रखेंगे ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नट संकीर्तन उत्सव मनाते हैं मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है, याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा 5 साल के लिए मिलेट मिशन लागू किया जाएगा। देखिए इस समय जो मोटे अनाज है ना, ये काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं और आगामी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो याद रखेंगे मिलेट मिशन लागू किया जाएगा, तमिलनाडु सरकार ने ये घोषणा की है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो तमिलनाडु सरकार 5 साल के लिए तमिलनाडु मिलेट मिशन को लागू करेगी। सरकार ने अपने तमिलनाडु मिलेट मिशन के तहत 50,000 एकड़ प्रति भूमि में बाजरा की खेती करने और बाजरा में फसल विविधीकरण के लिए सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। बाजरे की अच्छाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार बाजरा उत्सव भी मनाएगी। कहाँ की बात की जा रही है, तो तमिलनाडु की बात की जा रही है। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में। खबरों में रहा मीरा समूह का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे ये मोटे अनाजों से संबंधित है। अच्छा, मीरा का पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, इसका फुल फॉर्म है। संबंधित किससे है, तो मोटे अनाजों से है। और संयुक्त राष्ट्र ने मोटे अनाजों का वर्ष किसे घोषित किया है, तो 2023 को घोषित किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करते समय श्री अन्न योजना का कई बार जिक्र किया है। श्री अन्न योजना याद रखेंगे ये मोटे अनाजों से संबंधित है। इसमें कौन कौन से अनाज आते हैं, तो इसमें आता है बाजरा, ज्वार, रागी, सांवा, कंगनी, कोदो, कुटकी और चीना। आगे डिस्कस कर लेते हैं तमिलनाडु से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे कि केले और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। आम, रबर, मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। कॉफ़ी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। अब आप मुझे बताएंगे कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा यानी कि शीर्ष पर उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पर 235 हैं। राज्यसभा सीटें 18 हैं और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 39 है। तमिलनाडु अरब सागर, बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है। अगला सवाल है कि किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं, तो फ्रेंड्स पोलियो के मामले पहली बार दर्ज किए गए हैं कहाँ पर, बुरुंडी में। अब ये कहाँ पर आता है, तो मैप में आप सभी इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यह है बुरुंडी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। याद रखेंगे आप सभी, 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस।
विश्व जल दिवस का एक मुख्य फोकस सतत विकास लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता यानी कि उपलब्धि का समर्थन करना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्तमान में 4 में से 1 व्यक्ति सुरक्षित पेयजल से वंचित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखेंगे, न्यूयॉर्क में 22 से 24 मार्च तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन आयोजित कर रहा है। जल सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? तो ये न्यूयॉर्क में हो रहा है। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? तो जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। पहली बार कब मनाया गया था? तो 1993 में मनाया गया था। अगला सवाल है कि ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ISSF विश्व कप शूटिंग जो चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और पहला गोल्ड जीता है सरबजोत सिंह ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे, निशानेबाजी से। तो इन्होंने पहला गोल्ड भारत को दिला दिया है, पूछा जा सकता है। ISSF डिस्कस कर लेते हैं। चैंपियनशिप को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा प्रशासित किया जाता है। 1954 से हर 4 साल में ISSF की सभी शूटिंग स्पर्धाओं सहित यह चैंपियनशिप आयोजित की जाती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि एलिवेट का 26वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है दुबई में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एलिवेट क्या है, तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे, ये 26वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है दुबई में। एलिवेट दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एक पिचिंग श्रृंखला है जो स्टार्टअप को निवेशकों और वैश्विक समकक्षों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी कि इसका संबंध किससे है? तो स्टार्टअप और निवेशकों से संबंधित है। अब डिस्कस कर लेते हैं भारत के प्रमुख पर्वत। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है? पश्चिमी घाट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई-मुडी। नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधर और पीर पांचाल। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ये सतपुड़ा रेंज में आती है, यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कल के सेशन का रिवीजन करेंगे। G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है? तो ये जापान में होगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला तितली पार्क कहाँ बनाया गया है? त्रिपुरा में। किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी वेस्ट शुरू किया है? तो याद रखेंगे, ये बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया। निम्न में से किसने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? NTPC ने। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किसे नियुक्त किया गया है? रतन टाटा। IMF ने किस देश के $2.9 बिलियन के बेलआउट के अनुरोध को मंजूरी दे दी है? श्रीलंका। संगीत अकादमी द्वारा किसको संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो उनका नाम है बॉम्बे जयश्री। INS सुजाता ने विदेशी तैनाती के एक भाग के रूप में किस देश का दौरा किया है? मोजाम्बिक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? बेंगलोर को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। भारत और श्रीलंका ने निम्न में से कहाँ पर जेफरी बाबा नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में।
तो फ्रेंड्स, ये था कल का करेंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब कल के सेशन में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, आंसर देख लेते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जय घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही आंसर था ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। लूनी नदी किसमें गिरती है? तो लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वर्ष 2023 में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की कौन सी वर्षगांठ है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।